आपकी एक फिल्म आ रही है पटना से पाकिस्तान 2। केसारी लाल यादव हैं, निरहुआ जी हैं, पवन सिंह भी हैं। किनका एटीट्यूड आपको सबसे बेकार लगता है? सुसाइड कर लूंगा लेकिन पवन जी के साथ फिल्म नहीं करूंगा। और जो लोग भी काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है मजबूरी में ही करते हैं। भोजपुरी फिल्मों में हीरोज की चलती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की नहीं चलती है। एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते, क्या लगता है सच में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं? कि हम कंट्रोवर्सी में आएंगे, किसी पे ब्लेम करेंगे, वो क्या कर ली है, कितना वो कमा ली है, कितना पैसा क्या अपने करियर में कर ली है कि उसके लिए वो कास्टिंग काउच करेंगे। कास्टिंग काउच नाम की कोई चीज नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे जो मेहमान है बेहद खास है। इसलिए खास है क्योंकि ये आपके लिए भी खास है। मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे भोजपुरी जगत के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनंजय रघुराज सर के बारे में, जिन्हें हम बहुत दिन से बुला रहे थे और फाइनली सर को समय मिल गया कि आज वो आए और हमारे स्टूडियो में उन्होंने समय देने का सोचा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहली चीज़ की आपने जो इतना बढ़ा चढ़ा के बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच पूछिए तो मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखते हैं, ठीक है, तो देखता हूँ तो मेरे अंदर भी ये चीज़ें थी कि मैं मतलब एक्साइटमेंट एक होती है ना, तो था कि मैं अस्मिता जी के साथ आपने कॉल किया तो मुझे अच्छा भी लगा। और फिर टाइम की समय की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मतलब निकाल लिया टाइम। सर इसमें मैं अपना भाग्य बोलूँगी या सौभाग्य भी बोलूँगी कि सर आपने हमें समय दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम अब तक जो है भोजपुरी स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे, भोजपुरी स्टार्स से पॉडकास्ट कर रहे थे, लेकिन जो किंग मेकर होता है वो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं छुपा रहता है। तो मैं सोची क्यों नहीं किंग मेकर को यहाँ बुलाकर यहाँ बात किया जाए, ठीक है, क्योंकि किंग मेकर ही जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, जिन्हें हम देख रहे होते हैं वो सोचते हैं वही किंग है, लेकिन जो पीछे है ना वो सबसे बड़ा किंग है। देखिए ये देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया है, ये तो खैर आप लोगों का बड़प्पन है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब चीज़ों को नहीं तो नॉर्मली जो पर्दे पे दिखते हैं उन्हीं की बातें होती हैं, उन्हीं के बारे में, और होनी भी चाहिए। वो लोग भी काफ़ी मेहनत करके आते हैं और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं और बातें करते हैं कि भाई जो पर्दे के पीछे हैं, जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं एक सिनेमा को बनाने में, फिल्म को बनाने में, और एक हीरो को एक तरीके से हीरो प्रेजेंट करने के लिए लाइट, कैमरा, पैसे, वैसे सब जो भी चीज़ें लगते हैं तो हम लोग करते हैं। तो बहुत कम ही बात होती है हम लोगों के बारे में, लेकिन आज मज़ा आएगा आपके साथ बात करके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी सेम मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सर मेरे दर्शकों को मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो सोच है फिल्मों को लेकर, भोजपुरी फिल्मों को लेकर, उस सोच से हटकर आपकी फिल्में होती है हमेशा से ही। थैंक यू। हम बहुत शुरुआत से ही चीज़ें देख रहे हैं, जब हम भी इंडस्ट्री में थे तब भी हमने देखी चीज़ें, और जब इंडस्ट्री से हट गए तो भी वो चीज़ें अलग सी नज़र आती हैं। उस बदलाव को करते हुए मैंने देखा है आपको। आपने खेसारी लाल के साथ भी फिल्में की हैं, बहुत सी फिल्में आपने बैक टू बैक हिट फिल्में, मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, बहुत सारी फिल्में आपकी रही थी। नहीं, संघर्ष मेरी नहीं है। संघर्ष बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड की फिल्म है रत्नाकर जी। लेकिन मेहंदी लगा के रखना, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ये सब फिल्मों में मैं कनेक्टेड रहा हूँ। ये सब फिल्में आपकी बहुत अच्छी लगी और मैंने पर्सनल रूप पे देखी भी है। सर एक और चीज सर आप बताइए मुझे कि आपकी एक फिल्म आ रही है पटना से पाकिस्तान 2। जी, पहला सवाल मेरा ये है, इससे पहले इसका जो पहला सिक्वल आया था वो भी काफी हिट रहा था। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी थे उसमें, और आम्रपाली और काजल राघवानी भी थी। क्या आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव था कि सेकंड पार्ट लेकर आना ही पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, दबाव बिल्कुल नहीं था। और दबाव किसका होगा? बेसिकली क्या है कि जब पटना से पाकिस्तान 1 हमने किया था तो उसको एज ए प्रोड्यूसर मैंने प्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद से बहुत सारी फिल्में हैं जो फ्लॉप फिल्में हैं, उसका भी सिक्वल आ जाता है। मतलब फ्लॉप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन असफल जो मतलब उतनी बड़ी सफलता नहीं, चूँकि नेगेटिव बातें मतलब करना थोड़ा सही है, तो फ्लॉप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फिल्में एवरेज रही है उसका भी सीक्वल है, बैक टू बैक। और बहुत लोग पूछते थे कि भाई पटना से पाकिस्तान 2 का सीक्वल, मतलब उसका पार्ट 2 लेके आइए। दिनेश जी भी कई बार बोले, सब लोग बोलते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी मुझे। एक्चुअली सच पूछी ना, जिस तरीके से पटना से पाकिस्तान 1 रिलीज हुई, उसके बाद से 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर वहाँ से सिनेमा का अलग ग्राफ हुआ, फिर मेहंदी लगा के रखना मैंने रिलीज किया डिमोनेटाइजेशन के जस्ट बाद, फिर वहाँ से फिर कुछ अच्छी चीज़ें आई, फिर धीरे धीरे सिनेमा की जो हालात होते गई ना, सिनेमा हॉल सिनेमा की हालात होते गई, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्यों हुई, क्या हुआ, सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली हिम्मत नहीं होती थी।
ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर बनाने की तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हुई थी। और भी कई जगह बातें चल रही थी, लेकिन लोगों को लगता था यार पटना से पाकिस्तान 2 का मतलब है 1 से बेटर हो। किसी भी फिल्म की सीक्वल और तभी सफल होती है जब एक्सपेक्टेशन चूंकि पार्ट 1 से हाई होती है। तो पटना से पाकिस्तान 1 का जो एक ये था, अब उससे एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात है ऑडियंस की हाई होगी, तो हिम्मत भी नहीं थी। और कई प्रोड्यूसर्स, कई लोगों से बात हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मतलब आज के डेट में लीड कर रही हैं, उनसे बात हुई। सडनली एक दिन, अब भी पिछले 2024-25 की बात है, 2025 मतलब 24 की बात है, तो एक हमारे कमाल के प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है प्रेम राय जी, सीरियस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने पहले कमाल की फिल्में, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, जाने मन और बहुत सारी, मतलब हुकूमत, हाँ उनकी एक फिल्म फसल जो अभी तहलका मचा के गई थी, उसके गाने जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक बड़े मुकाम पे ये किया, ठीक है। तो सडनली हम लोग, मतलब मैं उनके ऑफिस में आया, तो कुछ फिल्मों के लिए कुछ बातें चल रही थी, तो उसका भी कमाल की एक स्टोरी है और मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता। इवन कि दिनेश जी भी सुने ये बात कि पटना से पाकिस्तान 2 बन रही, तो वो भी बोले क्या भैया क्या बना होता है। तो मैं बोला बताता हूँ, अब उसकी स्टोरी में बताता हूँ कि जैसे हम लोग ऑफिस में गए, पहले उनका फ़ोन आया प्रेम भैया का, बोले कि अनंजय जी कुछ करते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है। अरे क्या करिएगा, इंडस्ट्री की ये हालत है क्या करिएगा। और वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलते रहता है कि कुछ कुछ करना है, हमेशा से बेहतर ही किया है, बड़ी चीज़ें। तो बोले कि आइए ना देखते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगी, हम और राइटर राकेश त्रिपाठी ऑफिस में घुसने के साथ ही उनका मोबाइल ऑन था, मतलब वीडियो, और सीधे बोल रहे हैं कि हाँ तो हम लोग पटना से पाकिस्तान 2 बनाने जा रहे हैं, आप बताइए कि इसको किस तरीके से करना है। और अब लोग मजाक कर रहे हैं, मतलब आने के साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने उसमें जो भी बोला कि हाँ हम पटना से पाकिस्तान 2 करने जा रहे हैं, ऐसा श्रेयस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड लेके आ रही है, और ऐसा ऐसा फिर से एक बड़ा कुछ करने को देखेगा, तो हम लोग मजाक में बोल दिए। आप बिलीव करेंगे 1 घंटे के बाद हमारे अकाउंट में पैसा था और राइटर के अकाउंट में पैसा, तो तब बिलीव हुआ कि क्या बात कर रहे हैं, पटना से पाकिस्तान 2। तो हाँ, अरे दिनेश जी वगैरह से बात तो कर लिया जाए, तो बोले कि आप बात कर लीजिए। दिनेश जी को फ़ोन किया तो दिनेश जी बोले कि भैया तू झूठे बोलता रहा, 10 साल बाद 12 साल बाद के अब आज के डेट में के बनावे वाला बा। हमने अरे प्रेम भैया, तो बोले कि हाँ तब मान सकता नहीं तब मैं मान लेता, तब 100%, क्योंकि वो पागल आदमी है, सिनेमा को लेकर एकदम पागल है, वो कर सकते हैं। तो तुरंत दिनेश जी बोले कि ठीक है मैं आता हूँ, मिलता हूँ। फिर मतलब 2 ढाई घंटे 3 घंटे में दिनेश जी फिर आए, क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड थे ना, उनको भी बिलीव नहीं था कि सच में ऐसा हो रहा है क्या। फिर मैंने उनको बोला कि हाँ साइनिंग हम लोग का मिल गया है, आप बताइए, ठीक है। तो बोले कि भैया आप लोग कर रहे हैं यही मेरे लिए बहुत है। और दिनेश जी इस मामले में कमाल के आदमी हैं, और मतलब अल्टीमेट। तो ये जो सिनेमा के प्रति वो आदमी का डेडिकेशन, अगर अच्छी सिनेमा बन रही है ना, उनको लग गया कि ये सिनेमा बन रहा है, तो फिर, और वो तो चाहते भी थे, काफ़ी दिनों से प्रेशराइज भी थे। तो ये स्थिति हुई, इस तरीके से पटना से पाकिस्तान 2 हमारी बननी शुरू हुई, और फटाफट उसका म्यूजिक, राइटिंग, ये वो सब। अब देखिए, अब उसके बाद से बात आई कि भाई अब बजट को लेके कैसे किया जाए। तो बजट तो भाई जिससे स्टोरी होगी वैसे ना। और ये स्टोरी मैं तकरीबन 4 साल 5 साल पहले दिनेश जी को सुनाया था, तो बोले थे कि भैया स्टोरी तो बहुत बहुत बड़े स्टोरी भाई, तो मतलब हिंदी से भी मतलब उस लेवल के स्टोरी बा, लेकिन कैसे कर पाए जी। तो मैंने ऐसे ही एक छोटा सा स्टोरी, मतलब पटना से पाकिस्तान 2 ही था, लेकिन एक स्टोरी बताया, तो प्रेम जी बोले कि वाह मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा होना चाहिए पार्ट 1 से बड़ा कुछ और सोचिए, कुछ नया। तब और हम लोगों का हौसला बढ़ा, और फिर वहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई। और सच में पटना से पाकिस्तान 2 जिस दिन आएगी, अभी तो ज़्यादा दिन टाइम है नहीं, मेरे ख्याल से ये जब पॉडकास्ट रिलीज होगा तो उससे मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के अंदर ही रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो लोग देखेंगे सच में पार्ट 1 से बहुत ऊपर है। और उन्होंने हिम्मत दिया प्रेम जी ने, और उनकी सबसे एक और ख़ास बात की, जब सेट पे जाते हैं तो जो हमारा डिस्कशन हुआ है, मैं अगर बोला कि सर ये सीक्वेंस है, इसमें सेट पे लिखना होता है ना कि रिक्वायरमेंट 1 दिन पहले 2 दिन पहले देना होता है कि सर 100 क्राउड चाहिए, उल्टा मुझे पे चढ़ जाते थे, बोलते थे कि 100 क्राउड, अरे महाराज जेल का सीक्वेंस है, 250-300 से कम नहीं लगेगा, नहीं तो क्या दिखाइएगा। तो ऐसे मेकर हैं वो, ऐसे प्रोड्यूसर। तो इस तरीके से, और इसीलिए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन जब फिल्म बनी तो एक अलग रूप में बनी है। उसका टीजर आएगा ना, और मैं एकदम बिल्कुल अपने दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, अस्मिता जी के जो भी फॉलोअर्स हैं या दर्शक हैं, उन सब से मैं ये कमिट तो ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को एक बार मतलब देख के ऐसा लगेगा कि भोजपुरी है या हिंदी है, या मतलब
बड़ी फिल्म दिखेगी उसका सिर्फ टीजर देख के। पहला जो था ना वो भी हिट ही था, उसके गाने भी इतने हिट थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत तो लोगों की जो उम्मीदें हैं ना वो डबल दुगनी हो गई हैं कि अब ये जो आने वाला ये और भी बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है। देखिए अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरी फिल्मों के जितने भी गाने रहे हैं, ऑलमोस्ट पटना से पाकिस्तान, मेहंदी लगा के रखना, या जो भी फिल्में मैंने बनाई है, जो या जिससे जुड़ा रहा हूँ या एज एन डायरेक्टर, तो उस सारे फिल्मों के गाने हिट रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छे गाने रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि प्रेम राय जी ने जितनी फिल्में प्रोड्यूस की है, डायरेक्टर कोई भी रहे, उनकी सारी फिल्मों के गाने हिट रहे हैं। चाहे हुकूमत रहे, आशिक आवारा का गाना, हाँ सब एक से ही गाने हैं। आप देख लीजिए अभी मरून कलर सड़िया, ये फसल जैसा सब्जेक्ट कोई हाथ ना लगाए। आप कभी फसल, मैं बोलूंगा कि वो देखिए, उसका टीजर ट्रेलर देखिए। देखा है मैंने, पूरी फिल्म देखी है। उसके गाने देखिए, सारे गाने सुपर हिट, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत। अब यहाँ आइए पटना से पाकिस्तान 2, मैं अनंजय रघुराज, जिनके फिल्मों के गाने ऊपर वाले की कृपा से हमारे पब्लिक का प्यार हिट रहे हैं। प्रेम जी के गाने उनके बड़ी कमाल के म्यूजिकल हैं। तो सोचिए कि पटना से पाकिस्तान 2 के गाने कैसे होंगे। बहुत जोरदार, क्योंकि दो लोगों का डेफिनेटली इनपुट तो है ही ना। बिल्कुल, दोनों ब्लॉकबस्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी फिल्में, इनकी चीजें तो चलती ही हैं। जी। तो आप समझिए पटना से पाकिस्तान 1 का गाना तो खैर अभी तो पब्लिक का बहुत कमाल की बनी है और रियली में बहुत अच्छा बना है। पटना से पाकिस्तान 2 को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बीच बीच में आपसे काउंटर करती रहूंगी, पूछती रहूंगी। जी बिल्कुल। पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अनंजय सर जी एक्टिंग की लाइन में आए थे। हाँ। ऐसा क्या हुआ कि आज वो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बन गए हैं? आपकी जर्नी से जुड़ी हुई चीज़। वो देखिए, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ इंडस्ट्री का। मैंने पढ़ा था सुभाष घई जी को भी, वो भी एक्टर ही बनने आए थे, फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए। तो खैर ये होता है, डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है, करने कुछ और आता है। लेकिन हाँ, मज़े की बात है कि इसी फील्ड में है और इसी में कुछ बेहतर कर रहे हैं। बेसिकली मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थिएटर से, पटना रंगमंच से। ठीक है, तो मंच आर्ट ग्रुप एक संस्था है जिसके संस्थापक है विजय कुमार जी, वो मेरे गुरु भी हैं। ठीक है, और हमारे ही नहीं बल्कि पंकज त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, सारे लोग के गुरु हैं वो। तो हमारी शुरुआत वहाँ से हुई, पटना रंगमंच से। और मेरा पहला जो नाटक था उसके डायरेक्टर थे पंकज त्रिपाठी जी। जी, तो जाति पूछो साधु की। तो आज भी मैं उनको गुरु जी ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु हैं। और वो मुझे प्रिंसिपल बोलते हैं, क्योंकि उस कैरेक्टर का मतलब जाति पूछो साधु में प्रिंसिपल का रोल किया था। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फिर मैं एक्टिंग में आ गया। एक्टिंग करते करते मुंबई पहुँचा। मुंबई मतलब हमको और मेरे एक मित्र हैं संजीव झा, जो हम लोग उसी से थे। पंकज जी ही आए थे ट्रेन पे चढ़ाने के लिए, और ज़बरदस्ती भेजने वाले आदमी है। उस समय NSD में नहीं गए थे, पटना में थे पंकज त्रिपाठी जी। ज़बरदस्ती कि तुम लोग जाओ बॉम्बे। ठीक है, उनका विश्वास और हौसला था। फिर आया एक्टिंग, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। एक स्ट्रगल तो नहीं बोलेंगे, मेहनत बोलेंगे। मेहनत बोलेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रगल शब्द है ना वो ठीक नहीं है। बेसिकली मेहनत आदमी करता है। ठीक है, स्ट्रगल तब करता है कि आदमी जब मेहनत कर रहा है और वहीं पे रह रहा है, तो उसको स्ट्रगल बोलते हैं। लेकिन मेहनत कर रहा है और प्रोग्रेस हो रहा है तो उसको मेहनत ही बोलते हैं। फिर वहाँ से मैं फिल्म एज एन एक्टर बहुत सारे प्रकाश झा की फिल्म अपहरण किया मैंने अजय देवगन के साथ। फिर बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग किया मैंने। और देन फिर कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हुई कि फिर बिजनेस में आ गया। ठीक है, तो मेरा ट्रैवल का बिजनेस बहुत कमाल का चल रहा था। उसमें यशराज फिल्म से लेके संजय लीला भंसाली, ये सारे लोगों के साथ मैं कर रहा था। फिर सडनली चूंकि ट्रैवल का बिजनेस में मन नहीं लग रहा था, पैसे आए, तो फिर मैं फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए सोचा। और पहली फिल्म 2009 में प्रोड्यूस की, प्यार बिना चैन कहाँ रे, जिसमें पवन जी थे, स्मृति सिन्हा और पंकज त्रिपाठी ही थे उसमें भी। वो एक ही भोजपुरी फिल्म की है पंकज जी, जो बार बार बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, बोलते हैं कि मैंने अपने एक मित्र के लिए एक फिल्म की थी भोजपुरी, वो मेरी ही फिल्म थी। अच्छा, आपकी जी, क्योंकि जिक्र वो हमेशा करते ही जी। तो इस तरीके से एज ए प्रोड्यूसर फिर मैं टर्न हुआ। और फिर डायरेक्टर तो उसी का पार्ट है, तो फिर प्रोड्यूसर, फिर डायरेक्टर, फिर अब उसी में कर। अब चलिए देखिए, आपने बहुत एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है जी। सबके रवैयों को देखा होगा। किसके साथ? सबके रवैयों को देखा होगा। एक्ट्रेसेस नहीं, एक्ट्रेसेस की भी बात होगी। अच्छा, की बात हो रही है। मुझे लगा कि सडनली एक्ट्रेस कहाँ से आ गई। नहीं, एक्ट्रेस नहीं है, एक्टर की बात होगी। खेसारी लाल यादव हैं जी, निरहुआ जी हैं जी, साथ में पवन सिंह भी हैं जी। किनका एटीट्यूड आपको सबसे बेकार लगता है? अब मैं ये नहीं बोलूँगी अच्छा लगता है, बेकार लगता है। नहीं, किसी के पर्सनल एटीट्यूड को हम ऐसे मतलब जज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। उनका एटीट्यूड ठीक है, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। हमारे लिए, मेरे तो तीनों मित्र हैं और मैंने तो काम इनफैक्ट रवि जी के साथ भी किया है, रवि किशन जी के साथ।
फिर खेसारी जी के साथ काफ़ी फिल्में की हैं, दिनेश जी के साथ काफ़ी फिल्में की हैं, पवन जी के साथ भी मतलब मेरी शुरुआत ही पवन जी से हुई। और वो स्टेज पे बोलते भी हैं पवन जी कि मेरा इंडस्ट्री का सबसे पुराना मित्र ये है। तो पर्सनल लेवल पे मेरे सब बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप पूछेंगी तो फिर मैं बता सकता हूँ। प्रोफेशनली पूछ रही हूँ मैं आपसे। एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब मैं काम करता हूँ, जब एक्टर सामने होता है तो फिर उस प्रोफेशन में देखेंगे। रवि जी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। रवि जी के साथ काम करना मतलब एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद को आदमी फील करता है कि यार कमाल, क्योंकि वो फील करवा देते हैं। बड़ी मजा आता है उनके साथ काम करने में। अभी तो खैर भोजपुरी नहीं कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं। हिंदी में भी ज़्यादा बिजी हैं। हाँ, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि ऐसे लोगों को भोजपुरी के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो रवि जी भी आज बचेंगे नहीं, मतलब हमारी औकात क्या है, लेकिन फिर भी रवि जी के बारे में भी बात करूंगा। वो भी आ गए। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिस इंडस्ट्री से आप जा रहे हो, जिस इंडस्ट्री को दिखा के आप उस इंडस्ट्री में, ठीक है आप हिंदी से आए हुए हैं, भटक तो नहीं रहे, क्योंकि अभी दूसरे मैटर है नहीं, लेकिन चूंकि बातों का फ्लो चल रही है, लेंगे, हाँ, तो उस मैटर में भी आएंगे। ठीक है, आएंगे। हाँ, यहाँ से शुरू अब रवि जी हो गए, उनके साथ किया, मजा आता है, मजा आया। दिनेश जी जेंटलमैन, उनके साथ अद्भुत फील होता है। वो बिल्कुल कंप्लीट जो है ना, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के एक्टर हैं। ठीक है, दिनेश जी, और कमाल है, मतलब वो बहुत जेंटलमैन अगर शब्द है तो उनके लिए है। खेसारी जी मस्तीखोर, मज़ा आता है, मतलब उनके सेट पे खेसारी जी के साथ एज ए प्रोफेशनली, एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर काम कर रहे हैं तो उस काम को वो आदमी चाहता है कि कितना जल्दी ख़त्म कर दें। ठीक है, ताकि वो प्रोड्यूसर के लिए भी सोच रहा है आदमी, डायरेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं है कंफर्टेबल है। चूँकि हम लोग जब भी काम किए हैं, बाकी डायरेक्टर का नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे जब भी हम खेसारी जी के साथ काम किए हैं तो ऐसा लगा है कि मतलब बहुत फ्रेंडली होते हैं वहाँ पे, ना कोई डायरेक्टर होता है ना प्रोड्यूसर होता है, सबके साथ हंसी मजाक। मतलब अस्मिता जी, मैं आपको सच बताऊं कि खेसारी जी की फिल्में जब भी मैंने किया है, पैकअप पे लोग उदास हो ही जाते हैं कि यार कुछ और दिन, मतलब हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि मतलब मेहंदी लगा के रखना तो जब मैं कर रहा था तो लिटरली आनंद मोहन और अवधेश मिश्रा रो रहे थे कि यार ये काश कुछ 2-4 दिन 10 दिन और टाइम हम लोग गुजारते। तो खेसारी जी वो हैं, उनका मतलब वाइब्स वैसा है। ठीक है, पवन जी हैं, जब से खेसारी जी है ना कि खेसारी जी का जब खत्म हुआ तो लोग करते कि यार 1-2 दिन और हम लोग कर लेते हैं। पवन जी हैं तो पवन जी का ये है कि पहले दिन से ही लगने लगे कि कहाँ फंस गए यार, अच्छा, कहाँ फंस गए। उसका रीजन है, एक तो वाइब नहीं मिलती है, और जो लोग भी काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है मजबूरी में ही करते हैं। ठीक है, और मैं एकदम खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि एज ए फ्रेंडली, एज ए मित्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रोफेशनली बहुत वर्स्ट बेकार एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ, पवन जी के साथ। उसका सबसे बड़ा रीज़न, मैं अपना पर्सनल भी रीज़न बता रहा हूँ। अभी मैंने एक फिल्म किया है जियो मेरी जान, जो अभी आने वाली है, एज ए प्रोड्यूसर भी किया था, प्यार बिना चैन कहानी, तो वो किया था 2009 में। ठीक है, तो उस समय तो खैर ठीक थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी की स्थिति है कि एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, 100-150 की यूनिट है, सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि भैया आएंगे, भैया आएंगे, भैया आ रहे हैं, और 1 घंटे में निकल जा रहे हैं। 4-5 दिन तो मेरी जियो मेरी जान में ऐसा खराब हुआ। 37 डेज हम सेट पे थे, शूटिंग 32 दिन हुई, 32 दिन में से भी प्रॉपरली 12 घंटे कभी शूटिंग नहीं हुई। ठीक है, तो उनसे मेरा ऐसा कुछ पर्सनल ये नहीं है, खुनस नहीं, मैंने जो एक्सपीरियंस आपने पूछा तो बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, और उसमें 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन तक ऐसा लगता है कि यार कब खत्म हो जाए फिल्म, ये खत्म होगा कि नहीं होगा, कब खत्म हो जाए, इरिटेशन होने लगती है। उसमें कहाँ से काम करेगा आदमी अच्छा। अब पता ही है ना, आज बड़ा ब्लंटली मैं एकदम बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, जैसे रवि जी की फिल्म ससुरा, ये अपना सॉरी पंडित जी बताइए ना बियाह कब हुई, ब्लॉकबस्टर। टॉप 10 में पवन जी की कोई भी एक फिल्म बता दीजिए, टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, बेहतरीन, जिसमें क्रिएटिविटी लगे, जिसमें लगे वाह क्या फिल्म है, या पब्लिकली बहुत बड़ा रिकवरी हो गया, टॉप 10 में दिखा दीजिए, नहीं है। और मैं नहीं, ये एनालिस्ट बोलते हैं, जो एनालिस्ट करते हैं, या आप डेटा निकाल के देखिए। दिनेश जी की फिल्म होगी, रवि जी की फिल्म है, मनोज तिवारी जी तो खैर वो तो बट नेचुरल है कि वो तो तूफान लेके आए थे वो। ठीक है, उनके नाम है। दिनेश जी निरहुआ रिक्शा वाला से लेकर तमाम, निरहुआ हिंदुस्तानी, पटना से पाकिस्तान, बहुत सारी फिल्में लगातार है उनकी। तो खेसारी जी की फिल्में, कई फिल्में हैं जो देखेंगे, जिसे मेहंदी लगा के रखना ही देख लीजिए, मैं सहरा बांध के आऊँगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, लंदन की एकमात्र सबसे बड़ी फिल्म है जो दुल्हन, वो फिल्म देख के देखिए आपको लगे आय है क्या क्या आदमी किया है,
लोग भले बोलते हैं कि खेसारी जी गाना नहीं आता है तो फलाना दिखाना जो भी करते हैं, लेकिन वो आदमी राज तो करता है। नेचुरल एक्टिंग नजर आती है। हाँ बिल्कुल, वो आदमी में मतलब ह्यूमर है, चूंकि दिल से वैसा है। पवन जी की फिल्म बता दीजिए, कोई भी फिल्म जो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो, जिसको देख के आपको भी लगे कि वाह क्या बात है, नहीं है। और उसका रीजन वही है कि पवन जी टाइम नहीं देते, या फिर पता नहीं, मतलब उनके अंदर या तो फिल्म करने का मन नहीं होता है, जबरदस्ती वो ले लेते हैं फिल्म। एरोगेंसी है क्या? एरोगेंसी है, एरोगेंट है क्या? नहीं, पर्सनल आप मिलेंगे तो एरोगेंट बिल्कुल नहीं है पवन जी, बहुत अच्छे इंसान है, मजा आएगा उनके साथ पर्सनली। जैसे बंद कमरे में हम लोग खूब एकदम, अगर वो आदमी खुल गया तो बच्चा है, बेसिकली हम लोग के साथ जो बिहेवियर है बच्चा है, लेकिन सेट पे पता नहीं आते क्या हो जाता है, या उनके लोग होते हैं या पता नहीं क्या होता है। तो प्रोड्यूसर किलर एक तरीके से उनको बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर को मारने वाला। कोई प्रोड्यूसर आज तक जिंदा नहीं रहा है, मतलब इवन की जो पैसा लगा है उसका रिकवरी कोई करके दिखा दे उनकी फिल्मों में। कोई भी फिल्म, एक भी फिल्म बता दे और कोई भी प्रोड्यूसर सामने आके बोल दे मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि पवन सिंह की फिल्म में मुझे फायदा हुआ है, नहीं हुआ। सर एक बात बताइए, एक बात है जो हम अमूमन सुनते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में हीरोज की चलती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की नहीं चलती है। आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, आप बताइए कितने हद तक ये बात सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है। वो डिपेंड करता है कि आप फिल्म किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत बात है कि सिर्फ हीरो के ही चलता है, ऐसा नहीं चलता है। मतलब मैंने तो नहीं देखा है। अभी जियो मेरी जान पवन जी के साथ ही किया, ठीक है। स्टोरी हम अपने हिसाब से फाइनल किए थे, ठीक है। ये पवन जी के हिसाब से, पवन जी ने एक बार उसमें उंगली नहीं किया, ठीक है। हीरोइने जो साइन हुई थी वो मेरे हिसाब से हुई थी, मतलब मैंने जो बोला था उसी हिसाब से हुआ। नहीं तो सपना चौहान उसमें हीरोइन है, सपना चौहान तो खेसारी जी के साथ गाने कर रही थी। पवन सिंह मना कर दे तो वो तो पहले ही, अगर उनकी चलती तो पहले ही मना कर देते हैं, सॉरी, लेकिन मना नहीं किए ना। रूपाली जाधव जी हैं उसमें हीरोइन। तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। खेसारी जी की तो खैर बात ही छोड़िए, वो तो खैर ठीक है, वो भी ये करते हैं। हाँ, ऐसा लोगों का मानना है, सुनते हैं कि हाँ कुछ जैसे मतलब जो एक्टर होते हैं ना, होता है किसी का वाइब्स जो होता है कि जैसे फलाने हीरोइन को ले लीजिए, जैसे खेसारी जी भी किए हैं, ऐसा नहीं है। खेसारी जी से बीच में काजल राघवानी के लिए लगातार आपको एक घटना बताता हूँ, शायद ये घटना पब्लिक को पता नहीं है। काजल राघवानी और खेसारी जी के बीच की बातें बता रहा हूँ। मेहंदी लगा के रखना क्या, जब हम लोग स्टोरी लेके गए खेसारी जी के पास, तो खेसारी जी मना कर दी कि काजल नहीं रहेगी। तो भाई क्यों? तो रीजन बताने लगे कि इसके पहले एक फिल्म कर रहा था, जो विलेन और काजल में लड़ाई हो गई, तो काजल ने थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, तो पता नहीं हो सकता है कभी वो सन की है, कहीं दिमाग में ऐसा। मैं बोला कि फिल्म तो उसी के लिए बनेगी भाई, क्योंकि काजल जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उस समय, ठीक है। उसके पहले पटना से पाकिस्तान भी किया था। मैं बोला कि फिल्म तो हीरोइन तो वही रहेगी। बोले कि लेकिन ठीक है, देख लिया। डायरेक्टर के लिए भी बोल रहे थे, रजनीश मिश्रा का पहली फिल्म थी रजनीश जी की, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो वो बोले कि भाई थोड़ा देख लीजिएगा कोई अच्छा एसोसिएट। तो मैं बोला कि मैं पटना से पाकिस्तान बना के आया हूँ, और मुझे लगता है कि आपके कैरियर की जो भी है, मेरे भी कैरियर की कम चिंता नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पैसे डूबे, और तो टेंशन मत लीजिए। तो फिर काजल के साथ वो कंफर्टेबल नहीं थे। फिर मैं कैसे करके फिर मेहंदी लगा के रखना के बाद दोनों का वाइब मिला, दोनों करीब आए, दोस्ती हुई, यारी हुई, बाकी तो पूरी दुनिया जानती है, बोलने की जरूरत क्या है, ठीक है। हाँ। अब उसके बाद से अब खेसारी जी मुझसे ही, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मैं शुरू कर रहा था, तो मुझसे ही ये कर रहे हैं कि काजल के हीरोइन ले ला। मैं बोला क्यों भाई, अभी तक तो उस समय आप नहीं बोलते थे। ना अच्छा करे ले, हमने की बढ़िया जोड़ी रही, हमने ठीक है। तो उसके बाद से वो लगातार रिकमेंड किए। तो होता है हीरो लोगों का वो है कि जिनसे थोड़ा सा उनका ज़्यादा वाइब मिलता है, जमता है, तो वो करते हैं। दिनेश जी अभी पटना से पाकिस्तान हम लोग जैसे 2 कर रहे थे, तो दिनेश जी को मैंने नहीं देखा कभी रिकमेंड करते हुए, कभी नहीं ना। कभी अगर बाय द वे बात होगी इनफैक्ट प्रेम जी से, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, पूछ लीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि पटना से पाकिस्तान में वन में हमने देखा था कि आम्रपाली दुबे थी, काजल राघवानी थी, इस बार ये दोनों क्यों नजर नहीं आ रही हैं? अच्छा देखिए, पार्ट 1 आपने देखी है, पार्ट 2 जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काजल राघवानी क्यों नहीं है। पार्ट 1 में वो मर गई थी, और पार्ट 2 जो है, जहां हमारी पार्ट 1 खत्म होती है फिल्म, वहीं से पार्ट 2 शुरू होती है। तो बट नेचुरल है कि जब वो मर गई हैं तो फिर तो जिंदा होके आएंगी नहीं, ठीक है। कोई और बात तो नहीं है? नहीं कोई बात नहीं है। फैक्ट यही है कि ये नहीं थी, दूसरी। हालांकि
पार्ट 1 में सुशील सिंह भी मर गए थे, एक तरीके से गोली लग गई थी, लेकिन लोगों को एक अलग सरप्राइज मिलेगा कि सुशील सिंह किस रूप में, किस तरीके से, और पूरा जस्टिफिकेशन के साथ हम लेके आए हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में पार्ट 1 के ऑलमोस्ट वो लोग हैं जो जिंदा हैं। मनोज टाइगर जी हैं, संजय पांडे जी अपने उसी रूप में हैं, लेकिन अलग तरीके से हैं, जो चिंताहरण चौबे और अपना ये क्या नाम था उनका, कौन, पांडे, मतलब कैरेक्टर नाम भूल रहा हूँ, संजय पांडे और इनका मनोज टाइगर जी का, तो सारे लोग हैं। रही बात आम्रपाली की, क्योंकि वो कबीर जब इंडिया आते हैं तो शहनाज को भी लेके आते हैं। तो पहले बात हुई थी, ठीक है, आम्रपाली जी की, लेकिन फिर वो स्टोरी में ना उस तरीके से वो पब्लिक देखेगी तो समझ जाएगी कि इसमें क्या था, किस तरीके से था। वो फिल्म में मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो फिर उस हिसाब से किए। अच्छा, आपने अभी बात की कि खेसारी लाल यादव के साथ मतलब फिल्म की थी आपने, दुल्हन वही जो मन भावे, लंदन में। पिया मन भावे, हाँ। मुझे याद आ रहा है कि उस फिल्म में आप भी थे। हाँ, एक्टिंग किया था ना, थे ना? जी जी जी। दोस्त बने हुए थे, मिलवा रहे थे। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि मुझे लोग अभी पब्लिकली पहचानते भी उसी फिल्म से हैं। मैं कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाता हूँ, खासकर यूपी बिहार या कहीं भी ना, तो मतलब लोग तो आ ही जाते हैं कि सर, वो मुंबई में एयरपोर्ट पे एक बंदा मिल गया था, नागपुर या कहीं का था, वो भी बोला कि लिट्टी चोखा बेच रहे थे ना सर। हाँ, एक्चुअली उसमें 4 मेन कैरेक्टर थे, मेजर कैरेक्टर, खेसारी जी, काजल जी, मधु जी और मैं, वो चारों मेन कैरेक्टर थे। मतलब मुझे तो वो सीक्वेंस याद आता है जब काजल लगवानी आती है वहाँ पे, लिट्टी चोखा नहीं कोई आती है, कोई फॉरेनर रहती है, लिट्टी चोखा मांगती है, तो ये क्या क्या बोलने लग जाते हैं। वो कोई स्क्रिप्ट में नहीं था ना, ना, वो खेसारी जी का अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ह्यूमर, मतलब वो तो मास्टर आदमी है इस मामले में। छिली कैसे छिली, अब छिलाता आके छिल, वो तो चिल्ली के बारे में बोल रही थी ना, बोल रहे थे अरे रे 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 बकवारे, तू कम बोल रही है, कम मर्चा डाले के, उल्टा मुझे धमका, तो सब उनका इम्प्रोवाइजेशन होता है। खेसारी जी के साथ ये सब मजा आता है, ये नेचुरल चीजें हैं, बिल्कुल जो मतलब नजर आती हैं उनकी। हाँ, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि डायरेक्टर और कैसा बॉन्डिंग। तो रजनीश जी जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ, हमारे साथ खेसारी जी लोग की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। हमने एक्टर्स की बात कर ली, अब जरा हम एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। अमूमन देखिए, मेरा जो पिछला पॉडकास्ट था सपना चौहान जी के साथ था, उस पर मैंने एक सवाल उनसे किया था, इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ेस को लेकर बड़े आरोप लगते हैं। आप एक डायरेक्टर हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप फिल्में बनाते हैं, फिल्में हर दिन जीते हैं, हीरोइनों को भी देखते हैं, हीरोज को भी देखते हैं, क्या लगता है सच में कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं? ना, नहीं होते ना, ये सब बाहर की दुनिया से ना, जो बाहर की दुनिया वाले हैं ना, बाहर वाले हैं ना, इन लोगों को लगता है ये कंप्रोमाइज शब्द पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, और कंप्रोमाइज का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसको लोगों ने अलग तरीके से लिया है। कुछ नहीं होता है, ये फैक्ट है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ जितनी लड़कियां काम की हुई हैं, वो जरा एक बार भी बता दे, या एक बार भी किसी भी तरीके से मैंने उनको इस मैटर पे कभी बात किया। हो सकता है कोई डायरेक्टर लोग होते होंगे वो, या प्रोड्यूसर होते होंगे, ऐसी बातें करते होंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये जो शब्द है ना, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये गलत शब्द है। ऐसा नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री ही मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट और सेफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लड़कियों को भी पता है कि यहाँ पे बहुत, एक कहावत बैठे कि मुँह मुटाइए लोढ़ा हुई है, उनको भी पता है कि यहाँ पे क्या ही हो जाएगा कि हम अपनी इज्जत नीलाम करें या किसी के सामने सोए या कंप्रोमाइज करें, उनको भी बहुत अच्छे से पता है। या जो लड़कियां बोलती हैं ना कि हाँ हम सुने हैं, या फिर ऐसा होता है वैसा होता है, गलत बोलती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा है। ये कास्टिंग काउच को लेकर भी बात होती है, पिछले पॉडकास्ट में इसका भी जिक्र हुआ। कास्टिंग काउच में यहाँ पे हीरोइन जो सुपर डुपर हिट हीरोइन है, वो क्या कर ली हैं, कितना वो कमा ली है, कितना पैसा क्या अपने करियर में कर ली है कि उसके लिए वो कास्टिंग काउच करेंगे। कास्टिंग काउच नाम की कोई चीज नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्योंकि ये जब पॉडकास्ट रिलीज हुआ था सपना चौहान जी के साथ, उसके ठीक मुझे लगता है कुछ दिन बाद ही खेसारी लाल यादव जी ने भी कहीं पॉडकास्ट दिया था। अब एक चीज बताइए कि कास्टिंग काउच या कंप्रोमाइज उसको बोलते हैं कि काम के बदले तुम मुझे मेरे साथ सो या मेरे साथ मेरे एंटरटेन करो मुझे और मैं तुमको काम दूंगा, उसको बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि दो लोगों की रजामंदी से अगर हो रही है चीजें, अगर सपोज करिए लड़कियां खुद ही जा रही है, अब सपना वो देखा मैंने खेसारी जी वाला भी, गीता पे हाथ रखवाया जा रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं खेसारी, वो तो गलत बोले थे। खेसारी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी भी लड़की के या कोई भी जो भी लड़कियां हैं वो नहीं बोलना चाहिए कि मतलब गीता पे हाथ रख के कसम खिलाइए कि मतलब कंप्रोमाइज, ऐसा नहीं है। जरा वो खुद ही बता देते हैं ना फिर सामने से कि किन के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया है। अब बता दीजिए सर, आप बोल देना चाहिए था उनको। नहीं बता दीजिए, मतलब आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मुझे मालूम है। नहीं, मैंने नहीं देखा है इस तरीके से। आपने नहीं देखा है? मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो खासकर नहीं देखा है मैंने आज तक। मुझे हीरोज को देखा है ना?
हीरोज को उस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हुए नहीं देखा। रिश्ते तो बहुत लोगों का देखा है, बहुत ओपनली देखा है, बहुत कुछ देखा है। तो क्या आप कैमरे के सामने बोल दूं सब? नहीं, ऐसा गलत है। हीरो लोगों का मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैंने तो बहुत हीरोइनों को देखा है, 4-4 हीरो लोगों का अलग अलग रिलेशनशिप में आते हुए देखा है। मैं गारंटी मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। एक ही हीरोइन को, बड़ी हीरोइन बोल सकता हूँ मैं, कि मैंने 4 लोगों, पब्लिक भी जानती है कि आज फलाना के साथ कल चीना, गलत न्यूज़ थोड़े रहे, लेकिन कंप्रोमाइज ऐसी चीज़ नहीं है। वो उनकी पर्सनल मतलब वो उनके खुद की कंसेंट है ये। हाँ, खुद की कंसेंट है ना। अब आके फिर पता चला कि 4 से घूम के फिर पहले वाले पे ब्लेम हम कर रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी उनका भी गलत है। आपको नहीं लगता कि भोजपुरी में जो है छीछा लेते ज़्यादा होता है? कि अगर मानिए अभी हम किसी के साथ कोई मतलब एक्ट्रेस अगर रिलेशन में है या एक्टर है, तब तक तो चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, लेकिन जैसे उनसे रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो छीछा लेते पे उतर जाते हैं लोग। नहीं लगता ये चीज़? देखिए, इस चीज़ को ना वो लोग अपने सक्सेस और अनसक्सेस से जोड़ लिए हैं। मतलब उन लोग के दिमाग में ये वहम हो गया है कि हम कंट्रोवर्सी में आएंगे, किसी पे ब्लेम करेंगे, किसी पे, तो उसके लिए वो लोग करते हैं। और खेसारी जी, अभी जब मैं तो नाम रख के बोलता हूँ, काजल जी बीच में खड़ी हो गई, बोलेगी खेसारी जी ने ऐसा किया वैसा किया। बहुत सारे पॉडकास्ट किए उन्होंने। भाई आप कहाँ से थी? 5 साल कहाँ थी आप जब खेसारी जी के साथ चिंटू जी के साथ गई थी? मैं नाम रख के बोलता हूँ और गारंटी मेरे पास प्रूफ है और पूरी दुनिया जानती है। तब उस समय खेसारी जी के बारे में क्यों नहीं बोला आपने? फलाने के साथ गया, किसी डायरेक्टर के साथ, किसी के साथ भी आप गया तो गई, तो आप उस समय कहाँ थी? क्या अचानक से आ गई? क्यों? खेसारी जी का मैं देखा था उस समय कि भाई सही बात है, वो चीज़ें जब स्लो होती है तो मन में कुलबुलाहट होती है, फिर वो याद आता है, फिर वो हसीन सपने और वो सब, फिर प्यार मोहब्बत वो सब याद आने लगता है। ऐसे थोड़े होता है। आप भी अपने कंसेंट से थी ना, अब आप अलग रास्ता चुन लिए, अलग लोगों के साथ ही हो, फिर घूम के आके फिर वहीं पे ब्लेम करना, ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये छीछा लेकर ज़्यादा होता है और होता नहीं, ऐसा नहीं है कि हर हीरोइनें करती है। एक आध लोगों ने ही, अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों ने, या बहुत सारी हीरोइनें हैं इंडस्ट्री में, कहाँ किसी ने किया इस तरह से। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो निकल के आ ही जाती हैं, फिर कुछ दिन तक उसी पे खिंचाव चलता रहता है। निकल के आती नहीं है, वो लाया जाता है। निकल के आती कहाँ है? मतलब डायरेक्ट उसको रिलीज किया जाता है जहाँ ये सोच करके कि बस कि मुझे फिर से इसमें रहना है, क्या बोलते हैं, चर्चे में रहना है। डिफेंडर वाली बात याद होगी आपको, जो खेसारी जी ने काजल को कहा था, काजल राघवानी जी को, हाँ, कि सीधा डिफेंडर से उतर के ऑटो में बैठ गई। उधर गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। किसी के भी पर्सनल चीज़ों पे आप कैसे, वो डिफेंडर पे चले या बैलगाड़ी पे चले, उससे आपको क्या लेने देना है? आप जब तक साथ में थे तब तक बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छी थी और आप भी बहुत अच्छे थे। और आज वो कहीं और किसी और के साथ खुश है तो फिर आप डिफेंडर, और अरे भाई डिफेंडर पे आप चढ़े हैं, आप भी तो शुरुआत कहीं और से किए थे ना। उनकी थॉट प्रोसेस, उनका काम, उनका उतना ही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब उनके साथ थे तो डिफेंडर आपने लिया था, ऐसा तो नहीं था। उस समय फॉर्च्यूनर समथिंग कुछ लिए थे, ठीक है। उसके बाद फॉर्च्यूनर तो अभी काजल जी के पास भी है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी की भी पर्सनल चीज़ों पे उंगली नहीं उठाना चाहिए कि वो वहाँ से वो आके हमारे साथ थी तो ये हुआ, जब चली गई तो ठेले पे आ गई, बैलगाड़ी पे। वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। और इसी बात से तो एक्चुअली शुरू भी हुआ था मैटर। हाँ, डिफेंडर वाली बात से ही शुरू हुआ थी सारी चीज़ें। हाँ, उसके बाद से तो काजल राघवानी जी से जो मेरी बात हुई, तो खेसारी जी एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बोलते भी हैं, तो फैक्ट है, बोलने में बहुत कुछ बोल जाते हैं। उनके तो मुंह पे बोलता हूँ मैं। अभी पॉडकास्ट के माध्यम से भी देखेंगे तो शायद हंसेंगे भी, गाली भी देंगे, क्योंकि पर्सनल रिलेशन ऐसा है। पर्सनल अलग है, प्रोफेशनली अलग है चीज़ें। हाँ, तो उनके साथ फिल्मों की तैयारी है या नहीं है? किनके साथ? खेसारी लाल यादव जी के साथ? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। नहीं है? नहीं, अभी कोई तैयारी नहीं है। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि सेजल साहू और सपना चौहान के किरदारों में ऐसा क्या खास जो आपको नजर आया कि लगता है कि ये दोनों चल जाएंगी, दर्शकों को मन भा जाएंगी? हमारा सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के पटना से पाकिस्तान 2 का सब्जेक्ट इतना बेहतरीन और इतना बड़ा है ना। और अभी तो सरप्राइज मिलेगा पब्लिक को। पहले वन में तो एक निरहुआ को देखे थे, इसमें 2 निरहुआ को देखेंगे। डबल रोल होगा क्या? वो तो खैर टीजर में ही दिख जाएगा लेकिन मैं बता देता हूँ, टीजर में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन और भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। तो बट नेचुरल है कि एक सब्जेक्ट अगर कोई अच्छा होता है ना, तो फिर उसके हर कैरेक्टर हिट होते हैं, हर कैरेक्टर चलते हैं, ठीक है। तो मुझे अपने कंटेंट पे और पटना से पाकिस्तान 2 के सब्जेक्ट पे और उसकी मेकिंग पे, मेकिंग आप देखिएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि पार्ट 1 से तो बहुत ऊपर की फिल्म बनी है पार्ट 2। बहुत मेहनत भी किया गया। बहुत मेहनत, अभी तक क्या मेहनत कर ही रहे हैं। चुनौतीपूर्ण रहा इस फिल्म की शूटिंग के दौरान?
शूटिंग के दौरान तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी। बड़ी फिल्म आज के डेट में मतलब इतनी बड़ी कैनवास की फिल्म बनाना ही अपने आप में चुनौती है, ठीक है। और एक प्रोड्यूसर को खड़े रहना कि भाई एकदम पैसे की मतलब पानी की तरह पैसे बह रहे हैं। आज जहाँ 20 लाख 30 लाख 25 लाख 40 लाख की फिल्में बन रही हैं, वहाँ सडनली 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ की फिल्म प्लान कर लेना। और कभी भी बड़ी फिल्म बनती है तो बजट जो रहता है ना उससे ऊपर ही जाता है। और बाकी जो मतलब पैशनेट प्रोड्यूसर हैं जैसे प्रेम राय जी वगैरह हैं, तो वो तो समझ लीजिए कि वो डबल ही होना है वो 100%, क्योंकि इसका शेड्यूल भी काफ़ी दिन तक चला और बहुत सारे टेक्नीशियंस बाहर से आए थे। तो टेक्निकली ये फिल्म बहुत अलग है, रिच है। और बहुत सारी चुनौतियाँ आई बीच में, मतलब शूटिंग के दरमियान भी, ठीक है। अब डेट्स को लेके उसी समय दिनेश जी का मैच चल रहा था, सीसीएल। तो बेचारे खुद रात भर मैच खेलते थे, ट्रैवल करते थे, फिर आते थे, वेनिटी में सो रहे हैं बेचारे आधे घंटे के लिए। फिर दिनेश जी हाँ भैया चले गए। 24 घंटा 25 घंटा या 30 घंटा बोले कि वो आदमी दिनेश जी जगे रह जाते थे। इफेक्ट है। हाँ, फिर भी उन्होंने किया। शायद यही वो चीज़ है जो आपको बार बार कहती है कि निरहुआ जी को जो है इसमें आपको लेना चाहिए। बिल्कुल 100%। मैं तो बोला कि वो बिल्कुल डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हीरो हैं। चलिए भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर बात कर लेते हैं जी। भोजपुरी हम ही जब सुने या दर्शक भी सुनते हैं तो जहन में दिमाग में आता है अश्लीलता को लेकर, है ना। अरे वही नाच होगा, वही घाघरा चोली होगा, फिर वही सवाल होगा। तो आप एक बात बताइए कि भोजपुरी फिल्म को लेकर अश्लील दिमाग में आता है कि एल्बम को लेकर? देखिए, एल्बम को भी लेकर भी आता है, फिल्म को लेकर इसलिए आता है कि फिल्म में यार 1-2-4 तो होगा ही आइटम सॉन्ग, ये दिमाग में आता है। और एक चीज होता है, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2026। अभी पिछले 10 साल में कोई एक फिल्म बता दीजिए जिसमें आइटम सॉन्ग आया हो। आप फिल्म देखती हैं? फिल्म देखती हूँ मैं, बिल्कुल तो फिर ऑडियंस से जरा बोलिए, ऑडियंस से बोलिए कि 10 साल में कोई फिल्म बताइए जिसमें आइटम सॉन्ग हो। बिल्कुल बताइए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर अपना सवाल रखिए। 10 साल 2016 से मैं बोल रहा हूँ, 10 साल बोल रहा हूँ कि कोई आइटम सॉन्ग आया, कोई बता दे फिल्म में कि आइटम सॉन्ग है, अश्लील है। आपकी फिल्म में तो मुझे नहीं नजर आता। मैं किसी की फिल्म बात कर रहा हूँ, नहीं मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रही हूँ, मैं सबसे ज्यादा फिल्में आपकी ही देखी हूँ। अरे थैंक यू। मैंने सबसे ज्यादा फिल्में आप ही की देखी है। और मुझे ये जो बाहर के लोग हैं ना, ये बेसिकली षड्यंत्र किए हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के खिलाफ। और उसमें हमारे भोजपुरी के भी अपर मिडिल क्लास के लोग आते हैं उस षड्यंत्र के अंदर। मतलब उनके दिमाग पे षड्यंत्र के अंदर नहीं, षड्यंत्रकारी नहीं, वो जो बाहर के इंडस्ट्री वाले जो षड्यंत्र किए हैं ना। अब एक चीज बताइए कि बिहार यूपी सबसे बड़ा ऑडियंस, ठीक है, बिल्कुल। और एक टाइम था कि वहां पे लगातार फिल्में सुपर डुपर, पता चला कि सलमान खान की फिल्म से ज्यादा निरहुआ की फिल्म में ऑडियंस है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर लगा कि साला आखिर है क्या फिल्म में, आखिर क्या वजह है कि यार ये फिल्म इतनी चल रही है, कम बजट की फिल्में हो रही है, ऑडियंस। अब इन लोगों ने ना झूठ मूठ का षड्यंत्र के उसमें आइटम सॉन्ग होता है, अश्लील होता है, फलाना होता है, ठिकाना कुछ नहीं है। सिनेमा आज के डेट में बिल्कुल ये गलत बात है कि अश्लीलता कहीं भी है, कहीं कुछ अश्लीलता नहीं है। खासकर सिनेमा की बात कर रहा हूँ। बाकी एल्बम की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, एल्बम तो की बात करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। वो बाद में आएंगे उस पर। लेकिन ये फिल्म में ना मुझे नहीं लगता कि पिछले, मैं भी फिल्में देखता हूँ, पिछले 10-12 साल में कोई असली फिल्म नहीं बनी है। अब तो और जब से ये टेलीविजन वगैरह पे आई तब तो भूल ही जाइए कि कोई असली फिल्म बनी होगी। लेकिन मैं थिएट्रिकल की बात तो कर रहा हूँ, बीच में थिएट्रिकल फिल्में भी आती है ना, चलती है, आप देखिए। बहुत दिन से हम देख रहे, कोविड के दौर के बाद से फिल्में जो है थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है जी। लेकिन अब जो है पटना से पाकिस्तान 2 जो है थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो ये बताइए, ये जो चीज़ें हैं इससे इंडस्ट्री को कितना बड़ा झटका लगा है, थिएटर में ना रिलीज होने पे, पर्दा नहीं मिलने का? नहीं, इंडस्ट्री को झटका तो नहीं बोलेंगे। बेसिकली इंडस्ट्री में 99.9% लोग ना अपना माइंड सेटअप ही एकदम, माइंड थॉट ही चेंज कर लिए हैं इनफैक्ट, कि हमको थिएटर के लिए फिल्म ही नहीं बनानी। यूट्यूब के हिसाब से फिल्में चल रही हैं। पहले टेलीविज़न के लिए फिल्में बना रहे थे, अभी यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। अब उसमें एक आध प्रोड्यूसर है, निर्माता हैं जो अलग फिल्में बना रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के रत्नाकर जी हैं। छोटी ही फिल्में, लेकिन वो डिफरेंट फिल्में बना रहे हैं। अब उनके साथ आप देख लीजिए, बैक टू बैक जया उन्होंने की, कितने सारे अवार्ड मिले, ठीक है। मैंने उनके आसरा किया, आसरा फिल्म देखी है, उसी में रितेश और ये सपना जी सपना जी एक तरीके से सपना जी की पहली फिल्म है वो, आसरा फिल्म, जिसका गाना था मटिया में सोना, बहुत सुंदर गाना, बहुत। उसके बाद मैंने उमा एक फिल्म की है, कमाल की फिल्म है, ट्रेलर है, यूट्यूब पे जाके देखिए। या फिर अभी केवट एक फिल्म की,
मतलब ये छोटे में ही बहुत बेहतर फिल्म बना रहे हैं। रत्नाकर जी अपना बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दूसरे साइड आइए, प्रेम राय जी हैं भाई, वो माइंड सेट जो है वो तो आदमी मतलब एकदम अलग ही माइंड सेट के हैं। वह सिनेमा तो सिनेमा की तरह होना चाहिए, तो 100% वो थिएटर में चलेगी। भाई अब जब ये सोच के ही नहीं बना रहे हैं कि हमको थिएटर में फिल्में लगानी है, तो कहीं ना कहीं ये गलती उनकी सोच की है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो हमारी सोच की, उनकी नहीं, हमारी सोच की। हम तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हम भी उसी में है ना। तो हिम्मत नहीं कर पा रहे, ये कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 100% हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। प्लस वो चीज़ें मतलब आप बोल रहे हैं कि यार ऑडियंस तो देख नहीं रही, ऑडियंस आ नहीं रही, कैसे आएगी भाई आपकी फिल्में जो उस तरीके से उस माइंड सेट से आप बना ही नहीं रहे हैं। आप बनाएंगे तो ऑडियंस आएगी ना। दूसरी बात, थिएटर ही आज के डेट में बहुत बड़ा पैमाना नहीं है कि मतलब बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि थिएटर में कुछ फिल्में चल रही हैं, जैसे धुरंधर वगैरह भी चली है बहुत सारी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि थिएटर में भी बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन बड़े OTTs पे जो माध्यम है आज के डेट में ऑडियंस के बीच में, उस पर भी तो हमारी फिल्में नहीं आ रही है ना भोजपुरी, तो वो उस पर भी आया। जैसे पटना से पाकिस्तान 2 जिस तरीके से चल रही है चीजें, हो सकता है कि आपको नेटफ्लिक्स या अमेजोन पर भी देखने को मिल जाए कि पटना से पाकिस्तान जो हमारी भोजपुरी फिल्म आ रही है, हो सकता है। तो उस माइंड सेट से आप बनाइए तो सही। एक आदमी ने उतनी हिम्मत दिखाई, उस एक प्रोड्यूसर ने, श्रेयस फिल्म्स और प्रेम राय जी ने उतनी हिम्मत दिखाई, तो उसका फल मिलने वाला है वो 100%। और ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो बाकी जितने भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाएंगे। करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो होगा भी है ऐसा। बैक में आप जाइए, पटना से पाकिस्तान 1 ही बनी तो उस समय की सबसे बड़े बजट की फिल्म थी। 3 करोड़ 3.5 करोड़ की फिल्म की बजट थी। उसके बाद से कई प्रोड्यूसर, मुकामा 0 किलोमीटर, ये कई प्रोड्यूसर आए, बड़ी बड़ी फिल्में बनाए, ठीक है, उसका फायदा भी मिला। तो होता है इंडस्ट्री में, एक चीज़ अगर बहुत अच्छा होता है ना तो फिर पूरे ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री का ग्रो अप होता है। सर एक चीज़ और बताइए आप, कि जैसे कि आपने फिल्मों की बात की और आपने कहा कि 3.5 करोड़ का बजट था। जी। हालांकि भोजपुरी फिल्मों को लेकर ये कहा जाता है कि इस पे ज़्यादा लागत नहीं लगता है, बजट बहुत नहीं लगता है, लोग कहते हैं ऐसे। और यूट्यूब में या कहीं भी आप देखते होंगे लोग दिखाते हैं, निरहुआ का ये जो घर है 10 करोड़ का है, इस फिल्म के लिए निरहुआ 10 करोड़ चार्ज करते हैं, खेसारी लाल 40 करोड़ चार्ज करते हैं, ये हीरोइन इतना चार्ज करते। ये जो मिथ है, ये जो बनाया जाता है पूरा, क्या है ये? अभी बताता हूँ। अभी कुछ 4-5 दिन पहले मैंने अम्रपाली जी को एक वीडियो भेजा। मैं बोला कि बाप रे बाप, इतना पैसा कमाई हो दुबई में, इतना बड़ा घर तुम्हारा। तो बोली अम्रपाली जी, बोली कि काम करो भाई, क्योंकि भाई बहन जैसा हम लोग का रिलेशन है, काम करो भाई, ये घर तू ही रख ले, तेरे को गिफ्ट कर देती हूँ। फिर हम लोग अभी जस्ट गए थे वापी में, वहाँ पे चल रहा था मैच, तो फिर मिली तो हंसने लगी, बोली कि तब दुबई से आ रहे हो तो मेरे घर से। तो यूट्यूबर्स की बात पर मत जाइए, वो तो आप जो बोल रही है, नहीं वो ऑडियंस को भी बोलूंगा कि ये सब झूठ या अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इन लोग पैसा तो डेफिनेटली कमाए ही, और कमाने का हक भी है, सब किसी को कमाने का हक है। आज अगर दिनेश जी, रवि जी तो खैर अलग ही जोन में गए हैं, अभी रवि जी की भी बात करनी है। जी, और बाकी मनोज जी भी अलग जोन में गए हैं। फिर मतलब अगर एक्टर्स की बात करें तो खेसारी जी, पवन जी, लोग पैसा कमाए तो कमाने का हक है, लेकिन उतना नहीं है जितना ये लोग दिखाते हैं यूट्यूब पे कि एक फिल्म का लेते हैं 4 करोड़, तो एक फिल्म के मतलब इतना, ये देखिए ये पटना में करोड़ों का बंगलो, कहीं कुछ नहीं है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि फिल्म ही बनी थी 3.5 करोड़ की, तो भाई इन्होंने 10 करोड़ कैसे छाप लिया? भाई साहब बोल रहा हूँ। इट्स ओके। हाँ, अस्मिता जी मैं बताऊँ कि पटना से पाकिस्तान की बजट थी 25 करोड़, सॉरी माफ करिएगा, 3-3.25 करोड़। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस समय दिनेश जी कितना पैसा लिए होंगे, आप बताइए ना। मतलब अब नहीं ऑन कैमरा क्या बताऊं, लेकिन इतना कम लिए थे ना कि वो आदमी सिनेमा के लिए जीता है। वो सिनेमा की, अगर अच्छी सिनेमा में पहले ही बताया था ना, सगुन लिया था उन्होंने, एक तरीके से सगुन था वो। हाँ, तो दूसरी जो आ रही है उसमें भी वैसे ही सगुन ले रहे हैं। हाँ, एक तरीके से वैसे ही है, जो कोऑपरेट करते हैं। दिनेश जी ऐसे एक्टर है ना, अरे बहुत ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो हमने देखा है आके सामने कि वो पैसा छोड़ते हुए, कि अगर बोल दिया कि भैया नुकसान हो गया होगा, ठीक है भैया। मुझे पटना से पाकिस्तान 1 में मैं टेंशन में था, शेड्यूल बढ़ रहा था। भुज में हम लोग, कच्छ भुज में थे, मांडवी एक जगह है, वहाँ पे शूट कर रहे थे। रात के वैसे ही हम लोग छत पे बैठे हुए थे, थोड़ा हल्की बारिश हो रही थी और टेंशन, बारिश हो रही है भाई, अब कल से शूटिंग। उन्होंने बोला था कि रे पगला, फिल्म बढ़िया से बनाओ, एक XYZ जो भी अमाउंट उन्होंने बोला कि ये पैसा मत देना आप। और सच में सुशील सिंह भी थे हमारे एक्टर, वो भी उन्होंने बोला
कि और सच में वो लास्ट में फाइनली में उन्होंने बोला कि भैया हो गई ना, बस रहा था, इतना बढ़िया फिल्म बना दिला, इतना बढ़िया पूरी इंडस्ट्री के भला कर दिला, अब क्या चाहिए पैसा। तो इस तरीके के वो ये है एक्टर है जी। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो नए स्टार आते हैं, नए लोग आते हैं, स्टार अभी नहीं, वो तो बनने के बाद स्टार होंगे, नए लोग आते हैं जब वो, तो उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ जाता है, क्योंकि नए लोगों को मौका नहीं मिलता। जो पुराने लोग जमे हैं वो सोचते हैं कि हम पुराना चावल बन के ही रहेंगे, हम नए चावल को क्यों एंटर करने देंगे। ऐसा है कि स्पेस नहीं देते उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, संघर्ष, स्ट्रगल या मेहनत, मैं तो स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ, मैं मेहनत ही बोलता हूँ। वो तो हर इंडस्ट्री में है, हर फील्ड में है। इवन कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, आप किसी भी जगह पे जाइए, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर आप में टैलेंट है और आपको नहीं ऊपर आने दिया जाता तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टैलेंटेड लोग हैं आते ही हैं, ठीक है। हाँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक फेथ होता है, विश्वास होता है जो पुराने लोग हैं उनके टैलेंट पे, उनकी चीज़ों पे, कि मतलब उनके मार्केट स्ट्रेटजी पे, कि भाई इनको लेंगे तो हमको 2 रुपये का फ़ायदा होगा। जो अभी तो खैर भोजपुरी में लगभग वो भी फेल्योर ही है एक तरीके से। किसी भी स्टार को लेकर आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर रास्ते बंद हो चुके हैं एक तरीके से। जब तक आप सिनेमा बड़ा नहीं बनाएंगे, अच्छा सिनेमा, अच्छा कंटेंट नहीं बनाएंगे, आप सोचेंगे कि आज के डेट में कि किसी स्टार को लेके और हम रिकवरी कर लें या फिल्म बना के हम कमा ले पैसा, कमाना तो छोड़, उसका 50% निकाल के दिखा दीजिए, चाहे वो खेसारी जी हो या कोई भी स्टार हो। बाकी पवन जी के बारे में तो बताया मैंने। पवन जी की अगर तो नहीं, अभी बात कंप्लीट जहाँ से आपने शुरू किया था उस चीज़ को लेकर, हम नए लोगों की बात कर रहा हूँ, वहाँ से भटकते नहीं हैं हम, तो एक रास्ते में हैं। नए लोग आते हैं और आए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं टैलेंटेड लोग। अभी मैंने एक फिल्म किया था उमा, रितेश उपाध्याय एक एक्टर है, कमाल के एक्टर है रितेश उपाध्याय। उनके साथ काम करिए, मजा आएगा, मतलब उनका काम देखिए, ठीक है। एक्ट्रेसेज हैं, कई एक्ट्रेसेज आई हैं जो पहले से ऑलरेडी हैं, वो तो हैं ही, जैसे आम्रपाली जी वगैरह हैं तो हैं, नई आई हैं वो भी। तो आप में अगर टैलेंट है तो आप अपनी जगह बना ही लेंगे, नहीं है तो आप सिर्फ भोजपुरी की बात मत करिए। वो हर इंडस्ट्री में हर जगह स्ट्रगल है, संघर्ष है, और सिर्फ ये होगा कि अरे यार ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जिसमें टैलेंट है ऊपर आता ही आता है। अच्छा, एक और बात बताइए आप मुझे कि जैसे भोजपुरी फिल्मों की बात हम कर रहे हैं, बॉलीवुड में भी अगर कोई फिल्में बनती हैं तो भोजपुरी का जो एक टैग लेके वो अपनी फिल्मों को हिट करने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा कई ऐसी फिल्में आई हैं, उस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अभी नियर अबाउट 70% ऐसे कंटेंट बन रहे हैं, चाहे वो OTT के लिए बने या फिल्मों में। तो ऐसा है कि चूंकि एक बहुत बड़ा ऑडियंस है ना, और हम लोग वहीं फेल्योर हैं कि हम भोजपुरी के होके हम बेहतरीन कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। फंडिंग नहीं है, या फिर हमारे पास वो फाइनेंशियल स्थिति वो नहीं है। अगर है भी कुछ लोगों के पास तो वो फिर रिकवरी देख रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी को तो हिम्मत करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हमारी ही चीज़ों को लेके अब एक तो सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना, कि हमारे यहाँ जब राइटर को बुलाया जाता है तो भाई राइटिंग करनी है फिल्म का, तो फिल्म का बजट है 2 करोड़ जी। राइटर बोला कि कितना सर, तो 1.5 लाख रुपया लूंगा। सोचिए 2 करोड़ और 1.5 लाख में कितना डिफरेंस है। जिस पे 2 करोड़ लगना है, अब राइटर 1.5 लाख ना, थोड़ा सा कम करिए। देखिए फिल्म का बजट तो ऐसे ही बहुत हाई हो गया है, थोड़ा सा। अब बताइए वो राइटर के मतलब माइंडसेट क्या रहेगा, वो राइटर के दिमाग पे क्या है, उसको घर चलाना है, किचन चलाना है बेचारा। ठीक है भैया कर देंगे, तो 1 लाख ले लीजिए, हाँ कर देंगे। अब 2 करोड़ की फिल्म कितना परसेंट हुआ राइटर का? 0.5% भी नहीं हुआ। कहाँ से ग्रो करेगी इंडस्ट्री? काट लेते हैं पैसे। अब डायरेक्टर काट नहीं लेते हैं, मतलब अब वो उसी तरीके से आ ही रहा है। आप 5 लाख का राइटर रखिए, 1 नहीं 2 राइटर रखिए, 2 राइटर को कंबाइन करिए। हिंदी में तो 4 राइटर होते हैं। आप बात करिए, उस पर वर्क करिए राइटिंग पे, और देखिए चीज़ें अच्छी बनेगी। आप 2 करोड़ के नहीं, आप 50 लाख की फिल्म बनाइए, लेकिन 5 लाख राइटर को दीजिए, और देखिए कि फिल्म अच्छी बनती है कि नहीं बनती है। हम अपने डायरेक्टर के एज ए डायरेक्टर तो हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एज ए प्रोड्यूसर हमने जो पटना से पाकिस्तान 1 बनाया था, तो आज 2014 में बनाया था, वहां से आज के इन्फ्लेशन रेट अगर देखें तो 3 गुना हो चुका है एक तरीके से, ये 10-12 सालों में, ठीक है, 3 गुना। उस समय संतोष मिश्रा राइटर डायरेक्टर थे उस फिल्म के, मतलब एक तरीके से राइटर ही थे, बाद में फिर वो डायरेक्शन दिया मैंने, ठीक है। तो हम लोग काम कर रहे थे। अब जाके पूछिए कि संतोष मिश्रा को उस समय कितना पैसा दिया था मैंने, ठीक है, एज ए नए, मतलब ये करके। तो आप बताएंगे नहीं बताऊंगा नहीं, लेकिन इतना तो जरूर था कि उसका मतलब जो पूरा बजट था उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज था उनका, मतलब एक तरीके से अगर कैलकुलेट करें तो फिल्में अच्छी बनी, लोग मेहनत करते हैं। आज के डेट में देख लीजिए हर जगह कटौती हो रहा है। उसमें खैर गलती प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी नहीं है,
स्टार लोग इतना पैसा आजकल डिमांड कर रहे हैं। पता चला कि जब फिल्में 1-1 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, मैं खेसारी जी वगैरह की बात कर रहा हूँ, 25 लाख लेते थे। आज फिल्मों का बजट मतलब बिजनेस हो गया 5 लाख रुपया बिहार यूपी का, आज 75 लाख 80 लाख हो गया है। क्यों भाई? बताइए। तो डिजिटल सैटेलाइट है, कुछ नहीं, कुछ रिकवरी नहीं है। मैं मतलब एकदम खुलेआम बोल रहा हूँ कि किसी भी भोजपुरी हीरो का उनके नाम पे रिकवरी नहीं है, ये मैं डंके की चोट पे बता सकता हूँ। अब प्रूफ क्या करना सबको पता ही है ना। नहीं, जैसे कि मैं लास्ट 1-2 लोगों को पॉडकास्ट की थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था, मैंने कहा कि अब फिल्में तो रिलीज नहीं हो रही हैं, पर्दे पे जा नहीं रही हैं, एल्बम्स बहुत आ रहे हैं, सबके गाने ही चल रहे हैं, हीरो देखा जाए तो गानों से ही चल रहे हैं, है ना, एल्बम से ही चल रहे हैं, तो वहाँ से रिकवरी हो जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि हमें फिल्मों से ज़्यादा तो इस पे पैसे मिल रहे हैं, एल्बम्स में मिल रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं इस पे? हाँ, सही बात है। वो एक दिन का काम होता है, एक दिन में 2 गाने हो जाते हैं या 1 गाने भी होते हैं तो मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा मिल जाता है उनको यहाँ पे। हाँ, मतलब अब जैसे एक फिल्म अगर हम करते हैं 20 दिन शूट करते हैं, तो मोटा मोटी अगर सपोज करिए कि ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि 2.5 लाख रुपया मिलता है एक आर्टिस्ट या एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। और वही जब एल्बम में जाती हैं तो एक दिन में उनको 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक ले लेती हैं एक दिन में। एक दिन क्या है मतलब एक गाने के लिए तो मिल ही रहा है। लेकिन दोनों का अलग है ना, सिनेमा होता है, एल्बम होता है। एल्बम तो मतलब पता चला कि गाना चल रहा है ठीक है, उसके बाद से तो आप जाइए ना जरा, जो एल्बम के आर्टिस्ट हैं उनको जरा खड़ा कर दीजिए पब्लिक में, जो सिनेमा के आर्टिस्ट हैं उनको खड़ा कर दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो होता है नहीं, समझ में आ जाएगा। भेदभाव होता नहीं है, सपना जी ने कहा था ये नहीं, ये भेदभाव कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। क्योंकि सपना जी भाई सिनेमा, वो गलती उनकी भी नहीं है, हाँ सपना जी ने बोला होगा, लेकिन भेदभाव नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप जैसे आम्रपाली, काजल, ये लोग जो बड़ी बड़ी फिल्में की है तो उनका ऑडियंस है। आज भी जो आर्टिस्ट, जो एक्ट्रेसेस या एक्टर जो फिल्म कर रहे हैं, अब पब्लिकली उनका सम्मान और जो एल्बम कर रहे हैं उनका सम्मान, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये तो आपको सोचना है ना, आपको करना है कि आपको एल्बम करना है, गाना करना है कि सिनेमा करना है। भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन जी के बारे में बात करते हैं जी। भोजपुरी में उन्होंने बहुत काम किया है, उनका योगदान बहुत रहा है। अब वो बॉलीवुड की तरफ उनकी बहुत सी फिल्में आ रही है लगातार, अब देख ही रहे होंगे जी। वेब सीरीज भी काफी सारी हिट हुई रही है आज के डेट में, काफी अच्छा काम कुछ वो भोजपुरी के लिए कर रहे हो वहाँ जाकर? कुछ नहीं कर रहे हैं भोजपुरी से। एक्चुअली भोजपुरी के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं, अगर देखा जाए तो बहुत लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं करूंगा। ये विडंबना है या क्या बोल सकते हैं इसको। जैसे रवि जी पहले हिंदी में किए, स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, छोटे छोटे काम ये सब मिल रहा था उनको, कट्टू सीधा भोजपुरी में आए। भोजपुरी में वो इसलिए आए कि भाई प्रोड्यूसर ने ऑफर दिया कि उस समय उनका काम कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो प्रोड्यूसर ने मोहन जी प्रसाद जी ने और ब्रजेश त्रिपाठी भैया जी बेचारे एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो वो थे, तो ये लोगों ने मिलके, विनय बिहारी जी थे, तो ये लोग भोजपुरी फिल्म की प्लानिंग किए। तो भाई रवि किशन जी को लेके आए, चूँकि ब्रजेश भैया से उनकी दोस्ती यारी थी, तो आए वो इसलिए कि चलो हिंदी में काम कम चल रहा था, भोजपुरी में कुछ चल रहा है, चलो कर लेते हैं। होता है शुरुआती में आर्टिस्ट को जो लैंग्वेज मिल जाता है ना वो आदमी कर लेता है, और यहाँ पे अच्छा चलने लगे। एक तरीके से हिंदी से लगभग वो कट गए थे भोजपुरी में, और भोजपुरी में बहुत अच्छा करने लगे, पब्लिक पागल इनके लिए। अब वो चीज़ दिखा के हिंदी में कि हमारे लिए इतना पब्लिक पागल है, ऐसा है वैसा करके हिंदी में भी इनका ठीक ठाक चलने लगा। हिंदी वालों को भी लगा कि भाई अच्छा है, कम से कम उस ऑडियंस को आदमी ये कर रहे हैं, हिंदी में बहुत अच्छा होने लगा। अभी मैं अपनी घटना बताता हूँ। एक फिल्म के लिए उनके पास गया, भोजपुरी बेहतरीन फिल्म, मना कर दिया उन्होंने, बोला कि बाबू अब भोजपुरी कर्म तो का हो जाए, मतलब अच्छा ना लगी, वो हिंदी में अच्छा चल रहा है, चलने दो हिंदी वाला। मैं बोला कैसे आदमी है भाई। रवि जी बहुत सम्माननीय हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका, रवि किशन जी का, लेकिन एज ए भोजपुरिया ऑडियंस होने के नाते या भोजपुरिया होने के नाते हमारे खून में तो भोजपुरी की मिट्टी है। सोचिए मुझे क्या फील हुआ होगा। मैं बोला वाह रे भैया, एक टाइम था भोजपुरी से कमाए खाए, घर गाड़ी बंगला, ये हैसियत, ये ऑडियंस आज एमपी बने हैं तो वो भी भोजपुरियन का देन है। बात करते हैं भोजपुरियन, जय जय भोजपुरी, हमारे भोजपुरियन। और एक भोजपुरी सिनेमा की बात होती है तो आप करने से मना कर रहे हैं, और ये बोल के कि नहीं अभी हिंदी में बहुत अच्छा चल रहा है, हिंदी वालों को बुरा लगेगा या ऐसा हो जाएगा। ये तो है लोग, कहा तो जाता है कि जाते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में, संसद में बोलते हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब भोजपुरी फिल्म नहीं करनी है इनको, भोजपुरी से ही जाके भोजपुरी नहीं करनी है, और वो सिर्फ वो इसलिए कि दिखाना है कि हम कर रहे हैं ऑडियंस के लिए, हम अपने भोजपुरी भाषा के लिए कर रहे हैं। सब दिखावा है लोग का। वो
एक्चुअली उनको आगे आना चाहिए, अगर करना चाहिए, बिल्कुल फिल्म करनी क्योंकि चाहिए। अगर आप हिंदी में हैं, बॉलीवुड में अगर आप कर रहे हैं काम, तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश तो करनी ही चाहिए। आप ये कोशिश करिए ना, जैसे मनोज तिवारी भैया से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल की मेरे से, ठीक है। बोले कि बाबू एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बड़ा कमाल का बताया वो। बोले कि इसको भोजपुरी में करते हैं, इसको भोजपुरी में करो, भोजपुरी में ही करो। क्यों भाई, मनोज तिवारी जी को आज की डेट में क्या जरूरत है, लेकिन वो कम से कम भोजपुरी के लिए सोच तो रहे, भोजपुरी के लिए बोल तो रहे। आप रवि जी को मैं मानता, रवि जी जैसे उनसे मिला रवि भैया से, तो उनको ये बोलना चाहिए था कि बाबू ऐसे सब्जेक्ट लेके आओ तो हम लोग करते हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट ऐसा। नहीं, उनको भोजपुरी करनी ही नहीं है, क्योंकि भोजपुरी, जबकि बेहतरीन सब्जेक्ट मैंने उनको बताया था, बहुत मोटिवेशनल सब्जेक्ट था, ठीक है। वो सब्जेक्ट बनाऊंगा, जिस दिन बनाऊंगा उस दिन बताऊंगा कि उसमें एक मतलब रिटायर्ड प्रोफेसर का रोल था जो IIT से है, और बहुत मोटिवेशनल फिल्म है। एक छोटी सी जूता चप्पल सिलने वाले की बच्ची को कैसे पढ़ा के इंजीनियर बनाता है आदमी, इस तरीके का सब्जेक्ट। अलग सब्जेक्ट होगा पूरा, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, उनको नहीं करना है। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। पवन सिंह को, जी, पावर स्टार हैं भोजपुरी के, हाँ, फिल्म अगर आपको करना पड़े दोबारा, करेंगे उनके साथ? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पर्सनली वो इंसान अच्छे हैं लेकिन प्रोफेशनली जमे नहीं पॉसिबल ही नहीं है, नहीं करेंगे फिल्म, सवाल ही नहीं है। सुसाइड कर लूंगा लेकिन पवन जी के साथ फिल्म नहीं करूंगा। डूबने वाली बात। सुसाइड करना पसंद करूंगा लेकिन पवन सिंह के साथ फिल्म करना पसंद नहीं करूंगा, इस फैक्ट है। और बहुत लोग बेचारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है ना, वो प्रोड्यूसर तो ऐसा जो जानने वाले प्रोड्यूसर हैं, वो तो मेरे ख्याल से फिल्म नहीं बना रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर लोग फंसा वसा के लेके आते हैं प्रोड्यूसर को, क्योंकि उनका ऑरा तो है ना पवन सिंह का। अभी हिंदी में भी गाने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भैया भैया तैयार हो गए फिल्म करने के लिए, चलिए कितने में बनेगा, 1 करोड़ में बना के आ जाएंगे भाई, 1 करोड़ में फिल्म बना के दिखा दो जरा। अब वहाँ पे गए, प्रोड्यूसर फंस गए भाई साहब, या तो फिल्म बनी नहीं, या तो फिल्म बनी तो 3 साल अटक गई, और डबिंग नहीं हो रही है, गाने नहीं गाए जा रहे हैं, तो बस यही सब चल रहा है। तो वो तो सवाल ही नहीं है, मैं तो नहीं करूँगा वो, तो मैं उनको भी बता चुका हूँ। मैं तो मैसेज किया हूँ उनको, पवन जी को बजाबता व्हाट्सएप पे। जियो मेरी जान के समय जितना मैं टॉर्चर हुआ था ना, मतलब डबिंग में इस समय, उस समय भी मैंने मैसेज किया था। बाद में बोल रहे हैं कि जा दोस्त हवा तो हम ना तो दूसर के कहले रही तो हम बताई थी, क्या बताते। वो सेट पे हीरोइनों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? अच्छा, व्यवहार अच्छा रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई गलत सेट पे, मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी छेड़छाड़ करते हुए उनका। नहीं, ये सब गलत चीज़ें हैं। अब बंद कमरे में क्या हो रहा है ये नहीं जानता, और ये सब मुझे जानना भी नहीं है, और मेरे ख्याल से जानना भी नहीं चाहिए, वो तो पर्सनल चीज़ है ना। बाकी ऑन सेट जो है मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ जी, आपका एक म्यूजिक चैनल भी है, पार म्यूजिक, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उसमें गाने कल्पना पटवाई जी के बहुत सारे हैं, काफ़ी हिट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं कोशिश हमेशा से करते रहा हूँ कि मेरे फिल्मों के गाने, या फिर मतलब गानों के माध्यम से, गानों से मेरा बड़ा लगाव रहा है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे गाने बनाऊँ, अच्छा गाना करूँ। तो पार म्यूजिक करके एक कंपनी है जिसपे मैंने हमेशा से बेहतरीन सॉन्ग, बेहतरीन गाने मैं चाहता हूँ कि आए उस पर, और उसी को मैं ये करते रहता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट को हम अभी यहीं पे थोड़ा मुझे एंड करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों एंड करेंगे? क्योंकि 1 घंटे का नहीं, मुझे तो और बात करनी है आपसे, मजा आ रहा है बात करने में। और रहेंगे तो और चीजें निकलेगी। नहीं, चीजें बहुत सारी आपसे निकलवानी है, लेकिन अभी आपके पास भी शायद उतना समय नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर समय है तो बोलिए, मैं नहीं, सही बात है, मुझे याद दिला दिया आपने, लेकिन आपके साथ मजा आ रहा है बात करने में, क्योंकि लग रहा है कि कुछ बातें निकल के आ भी रही हैं। जी। हम जल्दी अगला पॉडकास्ट भी करेंगे सर, और मैं चाहूंगी कि हमारा जो नेक्स्ट कुछ हो आगे का प्लान, तो पूरी फिल्म स्टार कास्ट के साथ हो। हाँ, मैं अभी आपके साथ ना मैं आऊँगा, और पटना से पाकिस्तान 2 का जैसे टीजर रिलीज होता है ना, उस टाइम पे हम लोग करेंगे, और जल्दी होना है। 15 अगस्त को हमारी फिल्म रिलीजिंग की तैयारी है भाई, पटना से पाकिस्तान 2। मेरा ऑडियंस पता है, मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो उसमें कम से कम 10 तो ऐसे रहते हैं कि पटना से पाकिस्तान 2 कब आ रहा है, पटना से पाकिस्तान 2 कब आ रहा है। तो एक्साइटेड तो है, और पब्लिक देखिए सूंघ लेती है, अच्छी चीजें आती है ना, लोग बोलता है ना कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है भाई? आप अच्छी चीज लेके आइए, देखिए। अब अभी तक तो टीजर ट्रेलर कुछ रिलीज नहीं है, लेकिन पब्लिक एक बच्चे से पूछिए, सबको पता है कि पटना से पाकिस्तान 2 एक फिल्म बनी है जो आने वाली है, और एक्साइटेड है लोग। तो पूरी टीम के साथ इस चैनल पे अस्मिता जी के साथ कमिट करते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर साहब भी होंगे, जिनकी इतनी बातें मैंने की है, प्रेम राय जी। हमारी हीरोइंस होंगी सेजल साहू एंड सपना चौहान, और हमारे दिनेश जी होंगे। इस पूरी टीम के साथ जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे और मिलाएंगे।
ये वादा रहा। वादा ये वादा है। और आपसे नहीं, आपसे वादा तो चलिए टूट भी जाएगा, लेकिन हम अपने ऑडियंस से तो वादा नहीं तोड़ सकते आप, बिल्कुल भी नहीं। हमारे ऑडियंस से तो खैर। सर जी, आपने इतना कीमती समय दिया हमें, थैंक यू। इस पॉडकास्ट में 4 चांद लगा दिया आपने, सच्चाई जो है बेबाकी से आपने बता दिया। ये सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को समझ में भी आएंगी और वो समझेंगी भी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।